हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आपका जोश भी अच्छा होगा। ठीक है, जोश हमेशा क्या रखना है, हाई रखना है और कंसिस्टेंट रखना है। ठीक है, हाई के साथ कंसिस्टेंट रखना है। तो ठीक है, जैसे मैं हमेशा वीडियो के स्टार्टिंग में बोलती हूँ क्या कि आपकी सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई की हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी साथ के साथ चलती रहनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी साथ के साथ चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी एक ऐसा पेपर है जो साल भर तो आपका सिर्फ पेपर ही पेपर होता है। और अब मान लो कि आप आपकी लाइफ साल भर एकदम से स्टैग्नेंट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, चार कमरे के अंदर एकदम से बंद नहीं हो सकते। समझ में आ गया आपको? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक फिजिकल एक्टिविटी भी साथ के साथ लेके चलनी है। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इफ सम स्टूडेंट्स आर गोइंग जिम, ठीक है, वहाँ जाते हो तो आपके जिम बडीज भी बनते हैं। ठीक है, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। कोई गार्डन जा रहा है तो यू सी नेचर, तो आपकी मेंटल हेल्थ सुधरती है। इससे आपकी पढ़ाई अच्छी होती है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ चार कमरे में बंद नहीं होना है, दोनों चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंडली देखो, हमारे 3 कॉम्बो हैं जो मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ। ठीक है, और मैं सर्व कर रही हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ क्योंकि मैं डेडिकेटेड हूँ भाई इस चीज़ के लिए। मुझे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देनी है। ठीक है, स्पेशली उन बच्चों को जिनके पास मॉनेटरी टर्म में क्या है, रुकावट है, और उन बच्चों को जिनको लगता है कि यार हम अभी कोई जॉब कर रहे हैं या हम कोई सिलेबस कर रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं और साथ के साथ हम कैसे पढ़ें। ठीक है, उन बच्चों के लिए स्पेशली ये कोर्स है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों की हेल्प करना। ठीक है, ताकि आप लोगों का पैसा तो लगे ही नहीं, पर आपकी जो नॉलेज है, जो जो लोग पैसा खर्च करके भी नहीं ले पाते, वो आपकी नॉलेज यहाँ पे इंक्रीज हो। माना कि ये छोटा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज है, आपको बड़े बड़े वहाँ पे मोटिवेशनल मिलेंगे, ये वो। ठीक है, पर एक बात का आप ध्यान रखना, बड़े प्लेटफॉर्म और छोटे प्लेटफॉर्म में रात दिन का अंतर होता है। बताओ क्यों होता है? बड़े प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, जितना हो सके दे विल सेल देयर प्रोडक्ट टू यू, दे विल सेल देयर सर्विस टू यू। ठीक है, बट जो छोटे प्लेटफॉर्म होते हैं दे विल नॉट डू दैट, दे विल ओनली सर्व यू कंटेंट। और वो भी कंटेंट जो ग्राउंड लेवल पे रिसर्च हुआ हो, वो कंटेंट आपको वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ब्रांड ब्रांड पे मत जाइए, सिर्फ आपको किस चीज़ पे जाना है, कंटेंट पे। ठीक है, और जैसे कि हमारा सेल्फ पे सीरीज का 80 लेक्चर्स का जो कंटेंट है, वो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको यहाँ यूट्यूब पे तो कोई नहीं देगा वो 80 लेक्चर्स का सेल्फ पे सीरीज। जितनी शॉर्ट क्लिप्स और हमने एनसीईआरटी और आपकी लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर्स इनको जो मिला के इस सेल्फ पे सीरीज में डाला है, वो तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। जिस एस्पिरेंट को ये प्लेटफॉर्म मिल गया और वो रोज़ लेक्चर लगा रहा है, तो मुझे ये उम्मीद है कि वो समझ गया होगा या समझ गई होगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ठीक है, सेकंड क्या है, हमने एक पॉलिटी फोड़ो सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, साथ के साथ रोज एक क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, किस पे लगेगा, हमारे यूट्यूब पे लगेगा। ठीक है, इंस्टा पे मैं कभी कभार वो डालूंगी क्योंकि मेरा इंस्टा का रोल है कि वहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लेक्चर वाइज होता है, वैसे ही इंस्टाग्राम पे मैं लेक्चर वाइज वहाँ पे नोट्स डालूंगी। एवरी डे वहाँ पे नोट्स डलेंगे। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब और इंस्टा दोनों पे अपडेट रहना है। किस पे, यूट्यूब और इंस्टा। यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस आएगी, पॉलिटी फोटो सीरीज कंटिन्यू चलेगी। इंस्टा पे क्या होगा, रोज रेगुलर नोट्स और रेगुलर क्वेश्चंस वहां पे डलेंगे, तो आपको वहां पे रेगुलर क्वेश्चंस वहां पे आंसर करने हैं और रेगुलर नोट्स वहां पे देखने हैं। ठीक है, थर्ड हम क्या करने वाले हैं, हमारा एक छोटा सा टारगेट है, मैंने कहा हम छोटा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है और वो पूरा होते ही what we will be doing, we will be bringing पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रीवियस ईयर के 10 to 15 ईयर्स के पूरा एनालिसिस करके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स होंगे, वहाँ यहाँ पे क्लासेस होगी। ठीक है, पर पेपर के 2 to 3 आवर्स की क्लासेस यहाँ पे अपलोड होगी और लाइव क्लासेस भी जाएंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका प्रीलिम्स के जितने भी पिछले साल के क्वेश्चन है जो गोल्ड है आप लोगों के लिए, वो यहाँ पे अपलोड होंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीलिम्स से पहले ये सीरीज़ लगा दी, ये सेल्फ पे सीरीज़, और ये आपने प्रीलिम्स के पेपर कर ली और आपने उस पॉलिटी फोटो सीरीज़ कर ली, तो ये मेरी गारंटी कि आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो इन टॉपिक्स में से निकले ही ना। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। पर आप उसको देखो, कंसिस्टेंट रहो यार। ठीक है, मैंने देखा है कि
जितने सब्सक्राइबर है उनसे आधे लोग ही कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है। इसलिए तो यही तो फर्क पड़ता है कि एक सीरियस एस्पिरेंट में और एक ऐसा ही मतलब चलते फिरते एस्पिरेंट में, ठीक है। आप बोलते हो कंपटीशन है, इतने लोग अपियर होते हैं, इतने ये होते हैं, भाई वो अपियर ऐसे ही होते हैं। जो कंसिस्टेंट रहते हैं ना बच्चे, जो पढ़ते हैं वो निकल जाते हैं। चाहे 1% भी चांस हो आपका निकलने का तो लड़ा करो यार, ऐसे हवाबाजी में मत किया करो, आपके साल यहाँ पे वेस्ट होते हैं। मैंने एस्पिरेंट्स को देखा है कि कोचिंग्स में लैक्स एंड लैक्स रुपीस दे देंगे, ठीक है। लैक्स देने के बाद भी अगर कोचिंग वाला बोलेगा कि अरे हमारी एक सीरीज आई है 20 दिन की रिवाइज, 30 दिन की रिवाइज, इतने 1000 रुपये दे दो, इतने वो दे दो, वो बच्चे दे देंगे अंधा बन के, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ नहीं आती, ठीक है। क्या समझ नहीं आती कि यहाँ पे जब आप किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट से मिलोगे जो सक्सेस हुआ है या जो वो फेल हुआ है, अगर आप उससे पूछोगे, क्या पूछोगे कि भाई आपकी क्या कहानी थी, तो वो ये कभी नहीं बोलेगा कि भाई हमारा पैसा वेस्ट हो गया, यार पैसा लग गया, ये हो गया। वो हमेशा यही बोलेगा यार टाइम लग गया, 3 साल लगे, 4 साल लगे मुझे, ठीक है। कोई एस्पिरेंट जो फेल हुआ है बोलेगा यार 3 साल दिए थे मैंने छोड़ दिया, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ, ठीक है। कोई बोलेगा अरे यार मैंने 3-4 साल लगा, पूरा कंसिस्टेंट रहा, तो वो इंसान सिर्फ आपको टाइम ही बोलेगा, आपको यहाँ कोई पैसा नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, यूपीएससी के अंदर, ठीक है। टाइम ही है आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, गोल्ड, सिल्वर, आपका डायमंड, ये सब टाइम है, ठीक है। और इसलिए ये सीरीज आपका टाइम क्या करती है, बचाती है, आपको कंसिस्टेंट रखती है, ठीक है। इससे बेटर सीरीज कोई नहीं होगी। चलो ये हो गया मेरा एक्सप्लेनेशन। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि जो समझदार इंसान है वो ऑलरेडी समझ जाता है, ठीक है। कि नॉलेज अगर बढ़ रही है कहीं से, उसको क्या करना है, सिर्फ टाइम देना है, क्योंकि टाइम ही है इसमें। चलो अब आज हम करेंगे गवर्नर। सेंट्रल गवर्नमेंट हमने पूरी कर ली है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हमने पूरी कर ली है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी हो गई है, तो आज हम करेंगे, पानी पी लेती हूँ और स्टार्ट करते हैं बढ़िया। चलो आज से हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो जाके देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेक्चर नंबर ऐसे हंसी मजाक में नहीं लगा रखे हैं। पॉलिटी .to .connect होती है, ठीक है। अगर आपने पहले लेक्चर से दूसरा लेक्चर देखा, तीसरा लेक्चर देखा, तभी आपको पॉलिटी कनेक्ट करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट 30 देख लिया और आप सोचे अरे यार ये वर्ड कहाँ था, ये कहाँ था, ठीक है। तो जैसे ही जो भी इस चीज़ को सीरीज को .to पढ़ रहा है, मुझे पता है कि उसका आराम से पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेंट्रल गवर्नमेंट तक पूरा हो गया होगा, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पहले हम गवर्नर करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमने प्रेसिडेंट किया था सबसे पहले, और आज हम करेंगे गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो गवर्नर क्या होता है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, ठीक है। नॉमिनल का मतलब क्या है, जैसे कि प्रेसिडेंट था, ठीक है। नॉमिनल मतलब दिखावे का, ठीक है, दिखावे का वो हेड होता है, रियल हेड नहीं होता, ठीक है। रियल हेड नहीं होता, रियल हेड सीएम होता है, ठीक है। उसको लोग वोट देती है तब जाके वो हेड बनता है, ठीक है। लेकिन गवर्नर में ऐसा नहीं होता। इधर क्या हो रहा है, इधर कोई वोटिंग सिस्टम नहीं चल रही है, ठीक है। इधर गवर्नर किससे इलेक्ट हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इलेक्ट कर रही है, इसलिए गवर्नर को क्या कहा जाता है, कान, नाक और मुंह किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। समझ में आ गया आपको। इसलिए गवर्नर और सीएम, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और गवर्नर होता है, उसके बीच में क्या होता है, टसल बनी रहती है बहुत तगड़ी। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है और वो अपोजिशन पार्टी की है, मान लो अभी सेंट्रल में कौन है, बीजेपी है, राइट। और अपोजिशन पार्टी मतलब मान लो कांग्रेस की कोई स्टेट गवर्नमेंट है, और क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रखना चाहेगी, अपोजिशन पे नज़र रखना चाहेगी, कान रखना चाहेगी, तो वो वही गवर्नर अपॉइंट करेगी जो वहाँ पे ये पर्पस उसका पूरा कर सके, इसलिए टसल रहती है, ठीक है। और गवर्नर्स को बहुत सारी पावर्स भी दी गई है एज रिस्पेक्टिव टू सीएम और स्टेट गवर्नमेंट। अब मुझे एक बात बताओ कि क्यों दी गई, मतलब आप सिंपल सी बात है, सोचा करो, यूपीएससी एस्पिरेंट को सिर्फ सोचना है, सोचना है, सोचना है, ठीक है। चीज़ों को क्या करना है, 360 डिग्री व्यू लेना है, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ,
जैसे कि पीएम और सीओएम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको तो रियल पावर दी गई, ठीक है, तो है ना, वहाँ पे इतनी टसल नहीं होती प्रेसिडेंट और उनके बीच में, सीओएम के बीच में। लेकिन यहाँ क्यों होती है गवर्नर और सीएम के बीच में? क्यों गवर्नर को इतना पावरफुल बनाया गया, ठीक है, सीएम की टक्कर का बनाया गया, ठीक है, क्यों बनाया गया? देखो सीधी सी बात है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, तो वो एक छोटा सा बच्चा था। क्या था? एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, और उस टाइम पे रास्ता प्रिंसली स्टेट्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ठीक है, और वो लोग इतनी आसानी से अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि यार हमारा खुद का रूल है, ब्रिटिशर्स गए तो कोई ना, हम खुद रूल करेंगे, ठीक है। उन लोगों को क्या करना, क्रीम मक्खन लगा के क्या करा गया, यूनियन में शामिल करा गया, ठीक है, यूनियन एक बनाई गई, ठीक है। तो उन पे नज़र रखनी थी उस टाइम पे उन लोगों को यूनियन के अंदर दबाना था, इसलिए गवर्नर की पोस्ट वहाँ पे क्रिएट हुई कि भाई ये यूनियन का क्या बनेगा, आँख नाक और मुंह बनेंगे, और स्टेट्स पे क्या रखेंगे, नज़र रखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या अब इस चीज़ की ज़रूरत है, ये बताओ आप? वैसे बहुत कमिटीज़ हैं, हम सब पढ़ेंगे इसके अंदर, सब इसको तोड़ेंगे, पर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताती हूँ कि हाँ, अब इसकी ज़रूरत वैसे थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि अब डेमोक्रेसी है हमारे होल इंडिया में, ठीक है, और लोग जिनको वोट्स देते हैं उन्हें ही पावर देनी चाहिए, ठीक है, यही डेमोक्रेसी की परिभाषा है, ठीक है। तो अब चलो गवर्नर के बारे में हम जो जो यूपीएससी पूछता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, मैंने बताया था गवर्नर इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, और ये क्या करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड बनता है स्टेट का, ठीक है। एग्जीक्यूटिव आपको पता ही है, ग्राउंड लेवल वर्क जो होते हैं उनको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जो ग्राउंड लेवल वर्क होगा उसको हम एग्जीक्यूटिव वर्क कहेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने देख ही लिया कि एक नॉमिनल हेड है, ठीक है, और ये एग्जीक्यूटिव का क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है। जितने भी ग्राउंड लेवल वर्क होते हैं वो इसी के ही आंखों के नीचे होते हैं, ठीक है। तो अब इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अपॉइंटमेंट इसका कैसे होता है, इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट का गवर्नर कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट पार्ट पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो किसके रिकमेंडेशन पे करता है, क्या पोस्टिंग वगैरह, किसके रिकमेंडेशन पे, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, ठीक है, उन्हीं की क्या होती है, कठपुतली होती है हमारा प्रेसिडेंट। और सीओएम और पीएम क्या होते हैं, जो पार्टी क्या है अभी पावर में होती है वही होते हैं सीओएम और पीएम। तो अब देखो इस तरीके से अपोजिशन का बैंड बज जाता है, क्या बज जाता है, बैंड बज जाता है। चलो अब आगे देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू नॉमिनेट द गवर्नर फॉर ईच स्टेट। आ गई ना बात, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उनको बोल रहा है कि भाई आप करो, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी नॉमिनेट हर स्टेट का गवर्नर, और उसको कौन करेगा अपॉइंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। बट ही इज नॉट अ सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल, इंस्टेड इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ठीक है। अब आपको सबको पता है, ये तो कहने की बात है कि सबऑर्डिनेट नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, अगर कमान सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी तो गवर्नर वही करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे करवाना चाहेगी, ठीक है। तो चलो अब ये बात, लेकिन इस पर ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं कि गवर्नर इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। नो, he or she is not a subordinate of the center, it is an independent constitutional office, ठीक है। अडॉप्टेड बाय द कैनेडियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, मैंने कहा ही था, बहुत पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा कि इंडिया बच्चा था और उस टाइम पे इवॉल्व कर रहा था, तो वो जो भी फीचर होते थे वो दूसरी कंट्री से क्या करते थे, अडॉप्ट करना शुरू कर देते थे, ठीक है। चलो अब देखो इसका टर्म देखेंगे, क्या देखेंगे, टर्म देखेंगे। सबसे पहले अपॉइंटमेंट देखी, अपॉइंटमेंट किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। और इसका टर्म देखते हैं, टर्म क्या है, नो फिक्स टर्म, प्रेसिडेंट कैन रिमूव द गवर्नर एनी टाइम। अब देखो यहीं पे आता है ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट आता है कि भाई क्यों क्यों गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ टिल्ट होता है, उसी का आंख नाक मुंह बन के रहता है, क्यों, क्योंकि उसका कोई फिक्स टर्म नहीं है सर, उसका कोई फिक्स टर्म नहीं है।
ठीक है। और प्रेसिडेंट कैन रिमूव द गवर्नर एनी टाइम, और प्रेसिडेंट गवर्नर को किसी भी टाइम निकाल सकता है। समझ में आ गया? चलो, द ग्राउंड अपॉन विच ही मे बी रिमूव्ड आर नॉट लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये जितनी भी बातें ना, इससे क्या हो रहा है, गवर्नर क्या है, एक चिड़िया बन गई है। क्या बन गई है? एक चिड़िया बन गई है गवर्नर। और जो पिंजरा है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो रही है। ठीक है, रूलिंग पार्टी इसको क्या करती है, गवर्नर को एकदम पिंजरे में कैद करके रखती है कि भाई तेरा कंट्रोल अब हमारे पास है, तेरा अपॉइंटमेंट भी तो तेरा रिमूवल भी, तेरा टर्म भी। समझ में आ गया? तो इसलिए भाई जो हम कहेंगे वैसा ही करना। ठीक है, अब इसमें कोई गवर्नर की गलती नहीं है, क्योंकि देखो इसका कोई फिक्स टर्म ही नहीं है, प्रेसिडेंट इसको कभी भी निकाल रहा है। सेकंड पॉइंट देखो कि कोई ग्राउंड ही गिवन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या कोई ग्राउंड ही गिवन नहीं है कि कैसे इसको रिमूव करा जाएगा डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई ग्राउंड ही नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कैसे भी रिमूव कर सकता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से गवर्नर एक क्या है, बेचारी चिड़िया है पिंजरे के अंदर। अब हम बोलते हैं अरे गवर्नर ऐसा गवर्नर वैसा, अब बेचारा गवर्नर करे तो क्या करे, क्या करे भाई? ठीक है, रोजी रोटी का सवाल है गवर्नर का, ऑब्वियसली इसको सुननी ही पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। चलो आगे करते हैं। एट प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑन अ टेम्पररी बेसिस। अब देखो मान लो किसी स्टेट का गवर्नर गायब हो गया है, वैकेंट हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, वैकेंट हो गया है। ठीक है, तो अब वैकेंट होते ही क्या होता है, वापस से अगर हमें गवर्नर इलेक्ट करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको करना है किसको नहीं करना है, टाइम लगेगा। तो उस टाइम के लिए क्या है, प्रेसिडेंट के पास एक डिस्क्रिशन है। क्या डिस्क्रिशन है? क्या कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑन अ टेम्पररी बेसिस। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, चलो समझ में आ गया ये गवर्नर क्यों चिड़िया है भाई। एक तो उसका अपॉइंटमेंट देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट कर रही है, और कैनेडियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, ये याद रखना। ठीक है, और फिर देख लिया कि इसका टर्म क्या है, फिक्स नहीं है। ठीक है, इसके ग्राउंड्स भी गिवन नहीं है, और प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन हो जाती है जब भी वैकेंट होगा, चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट, ठीक है, उसको वो गवर्नर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये लर्न करना जरूरी है। क्वेश्चंस में इसी को ही टर्न ऑन करके क्या करते हैं, आंसर्स निकल जाते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड्स भी इसमें यूज होते हैं, वो हम प्रीवियस ईयर सीरीज में ध्यान से देखेंगे कैसे होता है ये काम। ठीक है, अब देखो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए गवर्नर की। देखो या तो वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या ही शुड बी 35 ईयर्स ओल्ड। देखो इतनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती कि इसको ये इतना इसके अंदर कोई सीट होनी चाहिए, या पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटर का मेंबर होना चाहिए, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन इसकी नहीं होती। पूरी डिस्क्रिशन इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है कि वो किस इंसान को गवर्नर बनाए। तो उसकी दो मेजर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो वो एक इंडियन सिटीजन होगा, या वो क्या होगा, 35 ईयर ओल्ड होगा। क्योंकि हमारे इंडिया में मैंने कहा ये एज का बहुत ऑब्सेशन है लोगों को, कि जितना एज इंसान होगा उतना क्या होगा, दिमागदार होगा। इसलिए यहाँ पे उसको 35 ईयर्स ओल्ड का यहाँ पे इसका मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक दो कन्वेंशन आती है। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि किसी लॉ रूल्स में ये गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके घर के ट्रेडिशंस होते हैं। ठीक है, कि आपकी लॉ या रूल्स की बुक होती है घर के अंदर, नहीं ना, लेकिन आपको पता है कि हमारे ट्रेडिशन है, हमें इसे फॉलो करना है। वैसे गवर्नर को रिलेटेड कुछ ट्रेडिशन होते हैं जो लॉ और रूल्स और रेगुलेशन में नहीं गिवन है, लेकिन उसको फॉलो किया जाता है। जैसे कि शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट, होम स्टेट। ठीक है, मान लो कोई राजस्थान का इंसान है, ठीक है, तो उसको हम राजस्थान का गवर्नर नहीं बना रहे हैं, हमने बोला है भाई तू तो यूपी का बन। ठीक है, हमने उसको यूपी में दे दिया गवर्नर की पोस्ट, राजस्थान में नहीं बनाई। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि भाई पावर बढ़ जाती है जब आप एक होम स्टेट में ही किसी को इतनी बड़ी अटॉर्नी पकड़ा देते हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, पावर उसके पास बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस जगह से क्या होता है, वाकिफ होता है। ठीक है, लोग उसके कनेक्शन उस टाइम पे पहले से ही उस जगह पे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो क्या होता है, ईमानदारी से वहां पे काम नहीं कर सकता, वहां पे वो कहीं ना कहीं बायस होगा ही होगा। ठीक है, चलो
कंसल्टेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर बिफोर अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये भी एक कन्वेंशन है कि चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन ली जाए, ठीक है, कंसल्टेशन, कोई बाइंडिंग नहीं है इसके अंदर, सिर्फ कंसल्टेशन ली जाए। यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये ला रहे हैं हम गवर्नर आपके भेज रहे हैं, तो एक कंसल्टेशन ले ली, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो कन्वेंशन है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आएगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एज पर गिवन इन दिस काइंड ऑफ लॉ पीपल्स एक्ट शुड नॉट बिलोंग टू अ स्टेट, होम स्टेट, नो, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, ये दोनों कन्वेंशन है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ ऑफिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो कंडीशंस देखते हैं, ऑफिस की क्या कंडीशंस होती है, ठीक है, अगर वो पोस्ट हो गया है एज अ गवर्नर की उसकी क्या कंडीशंस फॉलो अप होती है। चलो सबसे पहले पार्लियामेंट डिसाइड हिज एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेज। अब देखो किसके पास हो रहा है सारा, पार्लियामेंट के पास। अब यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी कंडीशंस होती है वो ज़्यादातर क्या होगी, पार्लियामेंट को क्या कर दी जाएगी, अलॉट कर दी जाती है। जैसे कि पार्लियामेंट यहाँ पे अमेंडमेंट्स उसके अलाउंसेस और प्रिविलेजेस डिसाइड करता है। पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश हिज अमेंडमेंट्स एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पे पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्शलिटी नहीं कर सकता कि भाई इसके डिमिनिश कर दिए जाए। पहले वाले गवर्नर से हमने क्या करा, इसके अमेंडमेंट्स क्या कर दिए, कम कर दिए, ठीक है, उसकी सैलरीज कम कर दी, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट नहीं कर सकता है उसके टर्म तक, ठीक है। इम्यूनिटी फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब देखो सबसे बेस्ट चीज़ जो गवर्नर को मिलती है वो इम्यूनिटी मिलती है। कुछ पर्क्स मिलते हैं जो एवरेज सिटीजन को नहीं मिलते, ठीक है, तो वो गवर्नर को मिलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इम्यूनिटी फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इवन पर्सनल एक्ट, ठीक है, जब उसने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, कोई पर्सनल भी हो, तो उसके लिए भी उसको कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है। अरेस्ट प्लस इम्प्रिजनमेंट कैन नॉट टेक प्लेस, ठीक है। अब देखो जो गवर्नर होता है, जैसे ही प्रेसिडेंट होता है वैसे ही गवर्नर होता है एक स्टेट के लिए। स्टेट का कोई भी क्या होता है, बिल होता है और वो एक्ट बनने वाला होता है, तो उसके लिए गवर्नर की क्या चाहिए, हरी झंडी चाहिए होती है। और अगर गवर्नर किसी भी तरीके से क्या होता है अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, स्टेट के वर्क क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने क्या करा, जैसे प्रेसिडेंट को पर्क्स दिए थे, लेक्चर में जाके देखना, वैसे ही हमने यहाँ पे गवर्नर को कुछ पर्क्स दिए हैं, ठीक है। तो उसी पर्क्स में से आता है कि उसको इम्यूनिटी मिलती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, क्योंकि हमारे पास इंडिया में रिसोर्सेज कम है, हम बार बार क्या नहीं कर सकते, एक ही चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते कि अरे भाई गवर्नर बार बार चेंज करते रहो, ठीक है। तो इसलिए हम उनको कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जब तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस है, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो फंक्शन करती रहे, ठीक है, चलती रहे हमारा ट्रेन का इंजन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ठीक है। तो इम्यूनिटी उनको प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। इम्यूनिटी फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, चाहे वो पर्सनल एक्ट के लिए ही क्यों ना हो। अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट से उनको क्या करा गया है, बचाया गया है, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर पर्क्स क्या है, ओनली सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड फॉर हिज पर्सनल एक्ट्स टू, ठीक है। सिविल जो प्रोसीडिंग्स होगी, क्रिमिनल तो उनको अभी कर दिया है, इम्यूनिटी दे दी है, लेकिन सिविल में भी अगर उनका कुछ है, लोचा है, तो उनको 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। सिविल प्रोसीडिंग चलाने से पहले 2 महीने का प्रायर नोटिस गवर्नर को देना पड़ेगा कि यहाँ पे सिविल प्रोसीडिंग होने वाली है। तो समझ में आ गया आपको 2 पर्क्स, ये 2 पर्क्स PERKS इंपॉर्टेंट है, 2 पर्क्स, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है जो कॉमन सिटीजन्स को नहीं मिलती है लेकिन गवर्नर को मिली है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक। इससे क्या हो रहा है, स्टेट क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है, बढ़िया स्मूथली चल रही है। समझ में आ गया आपको, यही है हमारे क्या कंडीशंस, ठीक है। और भी कंडीशंस हैं आई गेस, 1 सेकेंड, ठीक है। अब डायरेक्ट पावर्स पे आएंगे। आई थिंक दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे को दोनों ये चीज़ें बढ़ानी थी आपको, पर्क्स, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है पार्लियामेंट के पास होती है अमेंडमेंट्स और अलाउंस करना, ठीक है। तो अब हमने ये सारी चीज़ें जो मेन बेस है गवर्नर का वो यहाँ पे कर लिया है। अब हम देखेंगे भाई गवर्नर कैसे पावरफुल है और कैसे वो सीएम की टक्कर का बनता है, ठीक है, क्यों स्टेट उससे चिढ़ती है, ठीक है। वैसे देखते हैं हम, वो किससे देखेंगे, पावर से। भाई अगर पावर, तो बोलते ना एक म्याह में 2 तलवार नहीं हो सकती, वही चीज़ होता है गवर्नर और स्टेट के बीच में,
ठीक है। तो क्या होता है, पावर जो गवर्नर की है वो अच्छी खासी उसको दे दी गई है। ठीक है, तो इसलिए जो रूलिंग गवर्नमेंट है वहाँ की, उन लोगों के बीच में टसल होता रहता है। चलो, तो वैसे ही हम यहाँ पे पावर देखते हैं। सबसे पहली जो पावर है वो है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव मैंने बता ही रखा है, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव गाइस, बताओ। ग्राउंड लेवल वर्क ऑफ द पॉलिसीज। ठीक है, कोई भी पॉलिसीज बन के आ रही है, ठीक है, लेजिस्लेचर से निकल रही है, उसका ग्राउंड लेवल वर्क क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज करती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल को अफेक्ट करती है, उनकी पावर्स क्या क्या है गवर्नर के पास। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि सीएम प्लस अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय हिम। सीएम और उसके अदर मिनिस्टर्स जो हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। ठीक है, वैसे ही प्रेसिडेंट का भी यही रोल था। देखो, प्रेसिडेंट और गवर्नर की बहुत सारे रोल सेम सेम ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे गवर्नर ओवर पावर करेगा प्रेसिडेंट की पावर्स को, और कुछ कुछ जगह प्रेसिडेंट की पावर ओवर पावर करेगी गवर्नर की पावर को। और यही है यूपीएससी का फंडा कि भाई बच्चों को कंफ्यूजन जहां आया वही क्वेश्चन हम डालेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बेस पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलो बेस पढ़ते हैं। अब और क्या करता है एग्जीक्यूटिव, क्या करता है, अपॉइंट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन स्टेट। अब देखो उसके पास इतनी पावर है कि ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी खुद अपॉइंट करता है। और कौन सी स्टेट के अंदर करता है, याद रखना, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी एंड उड़ीसा। ठीक है, इन जगहों पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ये अपॉइंट करता है। ये क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर की। ठीक है, और अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब देखो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स करता है ये, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ स्टेट, क्या, एडवोकेट जनरल। ठीक है, जो भी स्टेट के लॉ लीगल मैटर संभाल रहा है उसको ही अपॉइंट गवर्नर कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन मिल रही है उसको, पावर्स मिल रही है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स वो भी यही अपॉइंट कर रहा है गवर्नर। और क्या कर रहा है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनको भी यही अपॉइंट कर रहा है। और क्या है, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा लफड़े होते हैं वाइस चांसलर के ऊपर। ठीक है, बहुत ज्यादा लफड़े होते हैं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टीज होती है उनको क्या होता है, उनकी जगह यहाँ पे गवर्नर को क्या दिया गया है, पावर दिया गया है। और अभी इसी चीज़ को लेके टसल हो रही है कि ये पावर किसके पास जानी चाहिए, सीएम और अदर मिनिस्टर्स के पास जानी चाहिए, कि वाइस चांसलर कौन बनेगा यूनिवर्सिटीज़ का। ठीक है, इसी पे बहुत टसल्स होती है, अगर आप न्यूज़ फॉलो अप करते होगे तो आपको पता चलता होगा। ठीक है, और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट इज रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट बाय हिम। चलो इसका एक सिंपल सी बात बताती हूँ। ओके, I will get the new slide. Yeah. Okay. चलो एक बहुत ही प्यारी सी बात करते हैं हम। गवर्नर स्टेट। अब देखो एक अच्छी सी जड़ बताती हूँ, जिससे क्या होता है, गवर्नर किसी भी स्टेट का फंक्शन रोक सकता है। ठीक है, कैसे, देखो हर जो बिल, जो एक्ट बनेगा, ठीक है, उसके लिए गवर्नर की झंडी होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बिल्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे स्टेट बिल्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नर को लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी ये खराब कर रहा है, या कुछ ऐसी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है, जैसे कि हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट वगैरह की जो पावर्स होती हैं उनको ये डिमिनिश कर रहा है। ठीक है, और उनको लगता है कि ये बिल मैं रिकंसिडर करवाना चाहता हूं, किससे, प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो गवर्नर क्या करता है, वो स्टेट बिल को पकड़ा देता है प्रेसिडेंट के हाथ में। क्या करता है, उसको क्या करता है, प्रेसिडेंट के लिए बुक कर देता है कि भाई मेरे को नहीं पता ये चीज, आप तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर ही हम डालते हैं। तो अब जो वो बिल है किसके पास चला गया, प्रेसिडेंट के पास चला गया। ठीक है, क्या, प्रेसिडेंट के पास चला गया। अब प्रेसिडेंट के पास अगर हमें पार्लियामेंट की होगी,
पार्लियामेंट जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा होगा, तो प्रेसिडेंट का क्या होता है कि अगर दूसरी बार बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ती है। लेकिन स्टेट बिल में ऐसा नहीं होता। स्टेट बिल कितनी भी बार बिल को पास करे और वो प्रेसिडेंट के अंडर होगा तो प्रेसिडेंट उसको डिस्क्रिशन कितनी भी बार मना कर सकता है, कितनी भी बार रिटर्न कर सकता है। वो स्टेट बिल में ये पावर होती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। और वो ऐसा क्यों करेगा? प्रेसिडेंट किसके किसके डिस्क्रिशन पे चलता है? COM, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब रूलिंग पार्टी के डिस्क्रिशन पे चलता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से गवर्नर यहाँ पे एक पावर होल्ड करता है कि वो किसी भी बिल को अगर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन पे रख देता है तो भाई स्टेट बिल की हो गई बल्ले बल्ले, ठीक है। कितना भी पास करो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे है, और प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन कौन डिसाइड करता है? COM और PM, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नर एक तरीके से यहाँ पे पावर होल्ड करता है। चलो समझ में आ गया? कौन गया? हाँ, ठीक है। बिल्स का पावर देख लिया। और एक और देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट इज रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट बाय हिम, ठीक है। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब कि प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। चलो बिल तो हो ही गया, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट रूल होता है जिसमें स्टेट का पूरा कंट्रोल कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। वो भी रिकमेंडेशन कौन करेगा? गवर्नर करेगा। समझ में आ गया? अब इस तरीके से इनके पास क्या है, किसी बिल को लेकर भी पावर है और प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करने के लिए भी पावर है गवर्नर के पास। समझ में आ गया आपको? फंडा, पूरा फंडा समझ आ गया। चलो अब आते हैं फाइनेंशियल पावर्स पे। पैसा, पैसे वाली कौन सी पावर है गवर्नर के पास? पैसा, पैसा, ठीक है। चलो, रिकमेंडेशन नीडेड टू इंट्रोड्यूस मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस होगा उसकी रिकमेंडेशन लगेगी भाई किसकी? हमारे गवर्नर की, ठीक है। और देखो, रिकमेंडेड फॉर द डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टेट के लिए, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन में डिमांड फॉर ग्रांट्स रखी जाती है, ठीक है। तो ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स को रिकमेंड भी कौन करेगा? गवर्नर करेगा। और देखो, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट इज अंडर हिम, ही कैन मेक एडवांसेस आउट फॉर अनफॉर्सिन एक्सपेंसेस, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के पास भी था। कंटिजेंसी फंड ऑफ जो स्टेट होता है उसमें वो एडवांसेस निकाल सकता है गवर्नर, अगर उसको लगता है कि कोई ऐसा एक्सपेंस है जो क्या हो गया, नज़र में नहीं आया, ठीक है। तो वो अपने डिस्क्रिशन से उसको निकाल सकता है, उसको किसी की यहाँ पे परमिट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, ठीक है। फाइनेंस कमीशन कौन करता था? प्रेसिडेंट। और यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर किसके पास है? गवर्नर के पास है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि फाइनेंस से रिलेटेड इनके पास क्या क्या पावर है, ठीक है। बढ़िया पावर दे रखी है गवर्नर को। और देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर। रूल्स, लेजिस्लेचर मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाती है बॉडी, ठीक है, ठीक है। एक्ट्स वगैरह जो निकालती हैं वो होते हैं हमारे लेजिस्लेचर, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग क्या पावर है? जैसे एग्जीक्यूटिव तो हमने देख ली, ग्राउंड लेवल पे जो लेजिस्लेचर वर्क करते हैं, ठीक है। अब लेजिस्लेटर हम पावर्स देखेंगे। सबसे पहले पावर टू सस्पेंड एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज, ठीक है। जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उनको डिसॉल्व करने का पावर रखता है कौन? गवर्नर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर CM वगैरह उनको करते हैं गवर्नर को कि भाई इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है, तो ये इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के पास पावर थी। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपने पहले लेक्चर देखा होगा ना प्रेसिडेंट वाला, तो आपको समझ में आ गया। मैंने कहा ना प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या है, इक्वलाइज होते हैं बहुत सारी पावर्स के अंडर, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट, ही अपॉइंट्स अ पर्सन टू प्रिजाइड ओवर द सेशन। अब देखो ये वर्ड याद रखना, पहले वाले लेक्चर में बताया था, अभी भी बताती हूँ। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट, ही अपॉइंट्स अ पर्सन टू प्रिसाइड ओवर द सेशन, ठीक है। क्या है? एब्सेंट है, ठीक है, नहीं आया है, कोई वैकेंट है, ठीक है, तो ही अपॉइंट्स, है ना, वैकेंट भी यहाँ पे वैकेंट है, ठीक है। वैकेंट है तो ये अपॉइंट करता है पर्सन जो प्रेजाइड करेगा सेशन में। क्या? जो प्रेजाइड करेगा सेशन में, अगर वो चीज़ क्या है? वैकेंट है, सीट क्या है? वैकेंट है, ठीक है। तो ये हो गई उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स।
एग्जीक्यूटिव देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव आती है इसकी, एग्जीक्यूटिव में किस किस का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया पूरा स्ट्रक्चर। प्रेसिडेंट क्या क्या होता है, गवर्नर किस तरीके से किस बिल को यहाँ पे डाल सकता है, जिसको लगता है कि हाँ भाई इसको पकड़ा दो फटाफट से इस बिल को, या कोई प्रेसिडेंट रूल की भी ये क्या करता है, प्रेसिडेंट को क्या करता है, रिकमेंडेशन करता है कि हाँ भाई टाइम आ गया है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे फाइनेंशियल पावर देखी, पैसे वाली पावर देखी इसके अंदर। फिर हमने लेजिस्लेटिव पावर्स देखी, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक्ट्स यहाँ पे डालते हैं इंडिया के अंदर, लेजिस्लेटिव पावर्स वो उसके अंदर क्या है। और इसी के अंदर हम आते हैं नॉमिनेशन पे, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है इसमें यहाँ पर क्या होता है, एक पर्क होता है गवर्नर को। क्या पर्क होता है कि 1/6 मेंबर जो स्टेट काउंसिल के होते हैं, कितने, 1/6 मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल, वो कौन करेगा नॉमिनेट, गवर्नर खुद नॉमिनेट करेगा। और क्या होता है, 1 मेंबर इन स्टेट असेंबली, ठीक है। आपको पता ही है स्टेट का, एक होता है स्टेट लेजिस्लेचर, एक होता है स्टेट असेंबली, ठीक है। तो स्टेट क्या स्टेट असेंबली और एक होता है स्टेट काउंसिल, सॉरी, चलो ठीक है। एक होता है स्टेट काउंसिल और एक होता है हमारा स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली में कितना नॉमिनेट करता है, एक करता है, और स्टेट काउंसिल में कितना करता है, 1/6, ठीक है। समझ में आ गया। ये होती है पावर, पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है। और देखते हैं, और क्या हम रिपोर्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से रिपोर्ट्स है ये ले डाउन करता है। सबसे पहले स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कैग ऑडिटर, ठीक है। तो फाइनेंस की भी रिपोर्ट ये डालता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उसकी रिपोर्ट्स भी डालेगा, और कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल की भी ये रिपोर्ट यहाँ पे डालेगा। तो ये रिपोर्ट्स लेट डाउन की भी पावर किसके पास होगी, गवर्नर के पास। जो हाउसेस में लेट डाउन होगी रिपोर्ट वो गवर्नर ही लेट डाउन करेगा, ठीक है। और अब स्टेट बिल्स का तो आपको पता ही है, ठीक है। स्टेट बिल्स का ये क्या क्या इसके पास पोजीशंस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट बिल में या तो सबसे पहले उनके पास एक पावर होती है वो है असेंट, मतलब हरी झंडी दिखा दी, ग्रीन, ठीक है, हरी झंडी दिखा दी कि हाँ भाई ये बिल है, बना दो इसको एक्ट, हमने हरी झंडी दिखा दी है, चलो हमारी तरफ से क्या है, ओके है। तो ये पावर होती है गवर्नर के पास। कोई भी बिल एक्ट तभी बनेगा जब हरी झंडी दिखाएगा कौन, गवर्नर, ठीक है। या वो क्या कर सकता है, उसको विदहोल्ड भी कर सकता है, बोलता है कि अरे यार ये बिल में थोड़ा मुझे ठीक ठीक नहीं लग रहा है, लेट्स हैव लिटिल टाइम, ठीक है। उसको थोड़ा टाइम के लिए मैं रखता हूँ और बाद में इस बिल पे मैं आता हूँ। तो वो भी पावर रखता है क्या, विदहोल्डिंग पावर, ठीक है। नेक्स्ट पावर क्या होती है, रिटर्न। गवर्नर को लगता है कि ये बिल अभी पास होना नहीं चाहिए, इसमें कुछ है, कमियां हैं, तो वो उस बिल को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो एक बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, वो है मनी बिल। क्या, मनी बिल। कौन सा बिल, ये क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। और एक पावर क्या है, रिजर्व। किसके लिए रिजर्व कर रहा है, देखा था हमने पहले में, प्रेसिडेंट के लिए कोई भी बिल वो रिजर्व पे रख सकता है, ठीक है। अब डिस्क्रिशन किसकी होगी, अब किसके अगेंस्ट होगा मुकाबला, प्रेसिडेंट और स्टेट के अगेंस्ट ही मुकाबला रहेगा। गवर्नर अपने आप को हटा देता है कि भाई मैंने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, मुझे लगता है वो मेरे से बेहतर इस बिल को जानेंगे, ठीक है। तो रिजर्व कर सकता है कौन से बिल की, अगर भाई उसको लगता है कि किसी वायलेट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को या कोर्ट के डिस्क्रिशन को या डीपीएसपी को, ठीक है। जो भी लगता है कि इसको गवर्नर को, वो रिजर्व कर सकता है बिल प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो बिल के रिलेटेड ये 4 चीजें आपको पढ़नी है बस, ठीक है। विद असेंट गिव भी कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है एक्सेप्ट मनी बिल, ठीक है, और रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। ये होती है बिल्स के रिगार्डिंग उनकी पावर्स। चलो, और जुडिशियल पावर देखो, जुडिशियल पावर मैंने आपको पढ़ा ही रखा है पहले वाले लेक्चर में, फिर भी एक रिव्यू करेंगे हम जुडिशियल पावर की, ठीक है। क्या किस किस टाइप की पावर्स होती है, एक तो पार्डन होता है,
ठीक है, कंप्लीटली क्या करता है, एब्जॉर्व कर देता है कन्विक्ट को कि भाई हमने कंप्लीटली आपको लेट गो किया। एक होता है कम्यूटेशन, सब मैंने पढ़ा रखे हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है, ठीक है। सब्सटीट्यूशन ऑफ वन और कम्यूटेशन क्या होता है कि उसको क्या करता है, सब्सटीट्यूट कर देते हैं सम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं कि भाई उसको लाइट पनिशमेंट हमने दे दी है, ठीक है। रिमिशन मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस, मतलब 10 साल से रिड्यूस करके 5 साल कर दिया, ठीक है। तो ये रिमिशन वाली पावर भी गवर्नर के पास होती है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, गिव मी अ सेकेंड, आई हैव अ लिटिल कॉल, नॉट अर्जेंट। ठीक है, ओके, जस्ट ओके, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एक रिमिशन होता है कि भाई उसका रिड्यूस कर दिया है हमने टाइम पीरियड, और एक होता है रिस्पाइट कि कोई भी ऐसा कोई स्पेशल इवेंट है, मान लो कि एक वो है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो ऐसे स्पेशल केसेस में क्या होता है कि रिस्पाइट या रिमेंबर विद रिस्पाइट, रिस्पाइट प्रेगनेंसी इम्प्रीजनमेंट कंटिन्यू, ठीक है। तो ऐसे कोई स्पेशल फैक्ट्स होते हैं उसके रिलेटेड, अगर उनको कोई पनिशमेंट कम करनी पड़ी या पनिशमेंट का फॉर्म चेंज करना पड़ा, ठीक है, तो वो आ जाता है किसमें, रिस्पाइट के अंदर आ जाता है, ठीक है। और एक होता है रिप्राइव, स्टे फॉर अ टेम्पररी पीरियड, रिमेंबर इट विल रिफ्राई एज गिल्टी विल बी फायर्ड अगेन आफ्टर, आएगा आपको, चलो, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, मेरे को किसी बच्चे का मैसेज आया था कि किस तरीके से लर्न करना है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। ये वर्ड्स बार बार दिमाग से फिसल जाते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज़ पहले याद रखना, क्या डेथ सेंटेंस कर सकता है पार्डन गवर्नर, ये बताओ पहले तो आप। नो, गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। ये डिस्क्रिशन सिर्फ किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। तो ये याद रखना, डेथ सेंटेंस को नहीं पार्डन कर सकता, ठीक है। तो अब पार्डन के हिसाब उसके हिसाब से हमें दो तीन चीज़ें अब याद रखना। देखो इसको किस तरीके से याद करेंगे वो देखो आप। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली एब्सोल्यूट द कन्विक्शन, तो इसको हम इस तरीके से याद करेंगे, पार और डन। At par with Dawn means the guilty will be considered as he had never committed that crime. ठीक है, पार विद द डॉन, ठीक है। इस तरीके से याद करो कि गिल्टी ने वो क्राइम कभी किया ही नहीं और उसको कंप्लीटली लेट गो करा गया, तो उसको हम बोलेंगे पार डन, ठीक है। और कम्यूटेशन, ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, इट कैन बी रिमेंबर्ड एज शिफ्टिंग द गिल्टी फ्रॉम अ वेरी नॉइजी जेल टू अ म्यूट वन। देखो यहाँ पे म्यूट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है म्यूट, तो ये मान लो कि एक गिल्टी को नॉइजी जेल से म्यूट में ट्रांसफर कर दिया गया, तो इसका मतलब लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट उसको दे दी गई। तो इससे आप कम्यूटेशन याद कर सकते हो वर्ड को। और देखो रीमिशन, तो मिशन वर्ड पे ध्यान दो, मिशन, ठीक है। मिशन मतलब डिक्रीजिंग द मिशन लेंथ, क्या, मिशन की लेंथ को डिक्रीज कर दिया गया, मिशन वर्ड को याद करो। इसी का मतलब ये होता है कि पीरियड ऑफ द सेंटेंस को कम कर दिया गया, मिशन को कम कर दिया गया, लेंथ को कम कर दी गई, ठीक है। रिस्पाइट, एसपी, ठीक है, एसपी वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो, एसपी मतलब स्पेशल, ठीक है, एसपी मतलब स्पेशल, ठीक है। तो एसपी से स्पेशल याद करो कि कुछ भी ऐसा स्पेशल क्राइटेरिया है उससे क्या हो रहा है, पनिशमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे रिस्पाइट, एसपी, एसपी, ठीक है। और रिप्राइव मतलब स्टे फॉर अ टेम्परेरी, रिमेंबर इट विद रीफ्राई एज गिल्टी विल बी फ्राइड अगेन आफ्टर अ स्टे, उसको हम क्या बोलेंगे, रीप्राइव, ठीक है। तो ये लर्न करने के थोड़े से तरीके हैं, ठीक है, सिंप्लीफाइड है। एक बार मैं एक सेकंड देती हूँ इसको, एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लो या खुद अपनी कॉपी में बना लो पॉज करके, क्योंकि मेरे को लगता है कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हम उनको वापस से देख पाते हैं, ठीक है। सबको पता है स्क्रीनशॉट कहाँ जाते हैं, ठीक है, पड़े रहते हैं, देखते नहीं हैं हम, ठीक है। और जो हम लिखते हैं
वो हम बार बार देखते हैं, ठीक है, दिमाग में रिटेन होता है। चलो, जुडिशियल पावर हमने देखा है कि पार्डनिंग पावर होती है, ठीक है, ये हमने पार्डनिंग पावर सारी यहाँ पे पिछले इसमें हमने पढ़ लिया है इस स्लाइड के अंदर, और किस तरीके से हमें रिमेंबर करना है, क्योंकि मुझे बच्चों का आया था कैसे रिमेंबर करना है, तो मैंने ये वाली स्लाइड डाली थी इसके अंदर, क्योंकि पिछले वाले में ये स्लाइड नहीं थी, ठीक है। प्रेसिडेंट कंसल्ट गवर्नर वाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर को कंसल्ट करता है जब क्या होता है, हाई कोर्ट के जजेस क्या होते हैं, अपॉइंट करने वाले होते हैं। मेक अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, और डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन भी गवर्नर करता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें से आपको ये अंदाजा होगा कि किस तरीके से गवर्नर का यहाँ पे क्या है, पावर बूस्ट है, ठीक है। कि हर फील्ड में किस तरीके से गवर्नर को एक पावर होल्ड करके दी गई है, ठीक है, इन्हीं चीजें से आपको पता चल रहा है। ये हमने देख ही ली स्लाइड। चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर। चलो, अब सबसे बेस्ट चीज है जो हमें पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हल्का सा भी बोर मत हो, हल्का ये लेक्चर थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। ये लेक्चर थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए लॉन्ग है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नर, ठीक है। गवर्नर और स्टेट की टसल चलती रहती है, बार 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 पेपर में आता रहता है, इसलिए गवर्नर का टॉपिक हॉट टॉपिक बन जाता है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो इसलिए अपना जो व्हाट वी से कंसिस्टेंसी को लूज मत करो, ठीक है, आराम से पानी पियो और वापस से बैक आओ, ठीक है, लेक्चर पे, और लिखो, नोट्स बनाओ। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द गवर्नर। अब गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसका रोल है, कहाँ कहाँ ये गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो देखो। आर्टिकल 154 में है, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। क्या है एग्जीक्यूटिव हेड, बताना, एग्जीक्यूटिव मतलब ग्राउंड लेवल वर्क, उसका हेड कौन है, ये है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड। ही विल बी एडेड एंड एडवाइज बाय द सीएम एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। एडेड एंड एडवाइस कौन करेगा, सीएम एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को एड एंड एडवाइस करेंगे, ठीक है। नोट, 42nd Constitutional Amendment made advice of Council of Ministers binding on the President but not on the Governor in state. Hence, the Constitution has assigned a dual role to the office. ठीक है, अब देखो, प्रेसिडेंट के पास तो एड एंड एडवाइस क्या होती है, बाइंडिंग होती है, लेकिन गवर्नर के पास एड एंड एडवाइस ऑफ द सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग नहीं बताई गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। क्या, मेड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट बट नॉट ऑन द गवर्नर इन द स्टेट। इसी से आपको पता चल रहा होगा कि गवर्नर का जो पल्ला है प्रेसिडेंट से थोड़ा भारी आ जाता है यहाँ पे, इसलिए भी भारी होता है क्योंकि वो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है स्टेट में, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अगर कभी आ जाए कि मेड बाइंडिंग कि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन गवर्नर, नो इट डजंट, इन्होंने बाइंडिंग किस पे करा था, प्रेसिडेंट पे, नॉट ऑन द गवर्नर, ठीक है। हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज असाइंड डुअल रोल टू द ऑफिस ऑफ ए गवर्नर इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है और रिप्रेजेंटेशन भी है वो सेंटर का, ठीक है। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है और सेंटर का वो रिप्रेजेंटेशन भी है। अब देखो पावरफुल क्यों रखा गया इतना, ऑब्वियसली जो पास्ट कंडीशन से मैंने आपको बताया था, इंडिया बहुत छोटा था, बहुत बच्चा सा था, ठीक है, और उनको ग्रो करना था उस टाइम पर, उनको डर था कि भाई प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा पावर असर्ट करेंगी और हमें पावर्स नहीं देगी, सेंटर के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होगी ढंग से, तो हमें एक एजेंट रखना पड़ेगा, और वो एजेंट था गवर्नर, इसलिए वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंटर भी है। समझ में आ गया। चलो, अब हमारा गवर्नर पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, थोड़ा लॉन्ग लेक्चर है, ठीक है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो इसलिए मेरी थोड़ी एनर्जी भी आपको डाउन लग रही होगी, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पे कंटेंट ख़राब है, कंटेंट यहाँ पे फुल ऑन चल रहा है, ठीक है। तो कंटेंट देखो, ठीक है। चलो, मैं वो वाले क्लासेस नहीं लेती कि चिल्ला चिल्ला के बच्चे को अरे ये वो, कंटेंट तो सेम ही है ना, ठीक है। जितना आप तसल्ली से चीज़ों को पढ़ोगे उतना आपको अच्छा रिटेन होगा, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे कोई मार्केटिंग और सेल्स नहीं चल रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई फिल्म नहीं चल रही है कि आपको मसाला देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ये पढ़ाई है भाई,
ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ही टोन चलेगी, आराम से, तसल्ली से, आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे उम्मीद मत करो अरे ये टीचर या वो सर तो इस तरीके से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं, मैं यहाँ पे एजुकेशन दे रही हूँ आपको, और वो एजुकेशन दे रही हूँ जो यूपीएससी में पूछी जाती है, कचरा नहीं देना मुझे। चलो अब हमने गवर्नर के बारे में पूरा पढ़ लिया है। सबसे मेन क्या है, उसकी पावर्स है, हमने एग्जीक्यूटिव पावर देख ली। ठीक है, हमने देख लिया कि गवर्नर कैसे, सेंटर का क्या है, आंख नाक मुंह और कान है। ठीक है, फिर हमने देख लिया कि कैसे उसके पास फाइनेंशियल पावर्स है और लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि नॉमिनेशन कैसे होता है, क्या क्या नॉमिनेशन में उसकी क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, स्टेट में क्या, स्टेट काउंसिल और स्टेट असेंबली में क्या उसका रोल रहता है, 1/6 मेंबर 1 मेंबर। रिपोर्ट कौन कौन सी ले डाउन करता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटर में। स्टेट बिल्स के रिस्पेक्ट उसके पास क्या क्या पावर्स है। ठीक है, जुडिशियल पावर्स क्या है, मैंने ये पूरी टेबल लेकर आई हूँ जिससे आपको इन वर्ड्स के एक्चुअल मीनिंग याद हो जाएंगे। ठीक है, हमने प्रेसिडेंट का भी देख लिया, इसके अंदर अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज भी ये करता है। फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस क्या है हमारे गवर्नर की, और गवर्नर 2 पोजीशन होल्ड करता है, एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट होता है। ये बात रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कौन है, गवर्नर है। यहाँ पे अगर सीएम वगैरह ऑप्शन आया तो दिमाग में रखना। ठीक है, ये कह रही हूँ कि कंटेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब सिंपल सा हम क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, फटाफट पढ़ते हैं और फटाफट आंसर करो। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन में इसलिए रखती हूँ ताकि कोई बच्चा यहाँ पे हिताश ना हो, क्या मैंने पूरी क्लास देखी है, क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चन रखती हूँ। और जो एडवांस लेवल क्वेश्चन है वो हमारे पॉलिटी फोड़ो सीरीज में है, वहाँ देखो। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग 2018 का क्वेश्चन है। मैंने कहा ना यूपीएससी बेसिक ही पूछता है और आप लोग वहीं बेसिक में मात खा जाते हो। ठीक है, नो criminal proceedings shall be constituted against the governor of a state of any court during his term of office। मैंने पर्क्स बताए थे आपको, पर्क्स बताए थे गवर्नर के, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को लेके और सिविल प्रोसीडिंग्स को लेके। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में था कि भाई उसके पास क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी उसके टर्म ऑफ ऑफिस के लिए, तो क्या ये ऑप्शन सही है, हाँ ये ऑप्शन सही है। और सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है और उसके लिए 2 महीने का उनको नोटिस देना पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे होता है राइट। चलो सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। द अलाउंस ऑफ गवर्नर शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, और अलाउंसेस कौन दिखता है, पार्लियामेंट। ये सही है, क्या वो डिमिनिश नहीं कर सकते ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, बताओ, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। ये 2018 का क्वेश्चन है, देखो कितना बेसिक है। अगर आपने ये लेक्चर देखा होता और आप 2018 के उसमें बैठे होते तो आपने आराम से इसको आंसर कर दिया होगा। इतना बेसिक क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी, और फिर आप बोलते हो अरे कहाँ से पूछ लिया था, ये तो अनप्रिडिक्टेबल है, पढ़ना है नहीं, तो फिर वो अनप्रिडिक्टेबल ही लगेगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या हो गया, सी, बोथ 1 and 2 इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर होता है फिनिश। रोज एक लेक्चर आ रहा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आप यूपीएससी दे रहे हो, यहाँ पे हलवा नहीं बट रहा है। रोज पढ़ोगे तभी आपका लेवल होगा, बढ़ेगा, तभी आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।